दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुर्की की दो सरहदों पर लड़ी जा रही है और ये जंग गुज़श्ता तकरीबन 70-80 सालों से चल रही है। आप अगर हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये कौन सी जंग है जो इतने अरसे से चल रही है और आपने आज तक इसके बारे में नहीं सुना, तो हैरान मत हों, क्योंकि इस जंग के बारे में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि दुनिया के शायद 99% से भी ज़्यादा मुसलमान लाइल्म हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में मद्दे मुकाबिल दो फ़ौजें नहीं बल्कि दो मज़ाहिब हैं, इस्लाम और ईसाइयत। और ये जंग रिवायती हथियारों से नहीं लड़ी जा रही बल्कि दलाइल और साइंसी सबूतों के ज़रिए लड़ी जा रही है। आखिर इस जंग की वजूहात क्या हैं और ये जंग कौन जीत रहा है, ये सारी बातें समझने के लिए आपको पहले कुछ हक़ाइक़ जानना ज़रूरी हैं, तभी ये जंग आपकी समझ में आएगी। ये कहानी शुरू होती है 11 सितंबर को, लेकिन साल 2001 नहीं बल्कि साल है सन 1959, जब एक तुर्किश पायलट जिसका नाम था डुरुपिनार, वो नेटो के लिए एक जासूस तैयारा उड़ा रहा था। उसका काम ये था कि तुर्की और आर्मीनिया के करीब का इलाका, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उस इलाके की वीडियो और तस्वीरें बनाए। इस मिशन के दौरान उस तुर्की पायलट ने एक अजीब मंजर देखा। पहाड़ों के बीचों बीच एक किश्ती की तरह की मुनफरिद शक्ल। उसने इसकी तस्वीरें खींच ली। बाद में जब फौजियों ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये कश्ती नूह तो नहीं। उन्होंने एक आर्कियोलॉजी की टीम इस जगह तहकीक करने के लिए रवाना कर दी। इस जगह को अब इसी पायलट के नाम पर डुरुपिनार साइट कहा जाता है। इस जगह पर सन 1978 यानी 1978 में एक ज़लज़ला आया था, जिसके बाद ये कश्ती नुमा जगह और भी ज़्यादा नुमायाँ हो गई और लोगों की दिलचस्पी एक बार फिर इस जगह में पैदा हो गई। सन 2019 में इस कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब ऐसी जदीद मशीनों के ज़रिए इस जगह की दोबारा तहकीक की गई जो ज़मीन के अंदर मौजूद चीज़ों का नक्शा बना सकती है। इस मशीन ने ज़मीन के अंदर लकीरों और कोनों वाली तामीरात का नक्शा बनाया, जिससे इतना ज़रूर साबित हुआ कि यहाँ पर ज़मीन के नीचे इंसान की बनाई हुई कुछ तामीरात हैं। जब से इस मशीन की दरियाफ़त सामने आई है तो पूरी दुनिया से ईसाई इस जगह पर कश्ती को देखने दूर दूर से आ रहे हैं। अगर इस जगह को खोदा जाए और अगर यहाँ पर लकड़ी के आसार मिलें तो शायद दुनिया इस जगह को मुत्तफ़िक़ा तौर पर बतौर कश्ती नूह की बाक़ियात के तस्लीम कर ले। अब तक तो ये कहानी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन असल ट्विस्ट कहानी में तब आता है जब हम देखते हैं कि कश्ती नूह का जिक्र कुरान और इंजील दोनों में मौजूद है और इस कश्ती की जगह भी दोनों किताबों में लिखी हुई है, लेकिन इन दोनों किताबों के जिक्र करदा वाक़यात और कश्ती की जगह में फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं इस तूफ़ान की वजह की। इंजील के मुताबिक बनी नौ इंसान के दिल जब ख़राब हो गए तो खुदा को अपनी तख्लीक इंसानी पर अफसोस हुआ और उसने इन्हें ख़त्म करने का इरादा किया और एक नई नस्ल के ज़रिए दोबारा से इंसानियत को शुरू करना चाहा। इस मकसद के लिए एक तूफ़ान भेजा गया और कश्ती के ज़रिए सिर्फ चंद नफूस को बाकी रखा गया। जबकि कुरान के मुताबिक जब इंसानों ने बुत परस्ती और शिर्क शुरू कर दी, जिसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब कौम ने मुसलसल इनकार किया तो अल्लाह ने एक तूफ़ान बतौर अज़ाब इन पर मुसल्लत कर दिया। इंजील के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम, इनकी बीवी, 3 बेटे साम, हाम, याफिस और उनकी बीवियां और हर जानदार की एक जोड़ी इस तूफ़ान में बच गए थे। जबकि कुरान के मुताबिक ईमान लाने वालों की थोड़ी तादाद इस तूफ़ान में बच गई थी, जबकि नूह अलैहिस्सलाम का एक सगा बेटा ईमान न लाने की वजह से तूफ़ान में हलाक हो गया। दोनों किताबों के मुताबिक खुदा नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है एक कश्ती बनाने का, लेकिन इस कश्ती की तफसीलात में भी दोनों किताबों में फ़र्क है। इंजील के मुताबिक खुदा ने हुक्म दिया कि 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची कश्ती बनाई जाए, जबकि कुरान में इस तरह की किसी पैमाइश का जिक्र नहीं है। इतना ज़रूर आता है कि हमने नूह को सवार किया एक तख्ते और कीलों वाली कश्ती पर। यह तो थी बुनियादी मालूमात इस किस्से के हवाले से जो दोनों किताबों में जिक्र हुई हैं। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ कि किश्ती कहाँ जाकर रुकी। के मुताबिक कश्ती नूह जहाँ ठहरी वो अरारात के पहाड़ हैं, जबकि कुरान में है कि कश्ती नूह जूदी पर आकर रुकी। यहाँ से आगे दिलचस्प मरहला शुरू होता है, क्योंकि अब कश्ती एक है और जगह दो, लिहाजा मुसलमान और ईसाई दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस कश्ती के ज़रिए अपनी अपनी किताब और अपने अपने मज़हब को सच्चा साबित कर दें। लेकिन दोनों के केस में कुछ ना कुछ झोल मौजूद हैं। पहले बात करते हैं ईसाइयों के केस के बारे में। तो इसमें मसला ये है कि डुरुपिनार वाली जगह अरारात पहाड़ से 20 मील दूर है, जबकि इंजील में कश्ती के ठहरने की जगह के बारे में अरारात पहाड़ों का जिक्र है।
इसके अलावा जियोलॉजी सर्वे से यह साबित होता है कि तूफ़ान नूह के वक्त अरारात के पहाड़ का वजूद ही नहीं था, बल्कि यह बाद में आतिशफ़शानी के अमल से वजूद में आए हैं। अब बात करते हैं इन दलाइल की जो इस केस को मजबूत करते हैं। तो हैरान कुन तौर पर ड्रूपिनार वाली जगह पर जो कश्ती नुमा शक्ल है, उसकी पैमाइश और इंजील में जिक्र की गई पैमाइश तकरीबन बराबर हैं। रही बात अरारात से 20 मील दूर होने की, तो ईसाई इस जगह को भी अरारात के पहाड़ों का ही हिस्सा मानते हैं, लिहाजा 20 मील दूर होते हुए भी इसको अरारात के ही पहाड़ शुमार किया जाता है। अब आते हैं कुरान और मुसलमानों के मौक़िफ़ की तरफ। तो दिलचस्प बात यह है कि तुर्की ही में जूदी नाम का एक पहाड़ मौजूद है जो कि शाम और इराक बॉर्डर के संगम पर वाक़ है। कुरान में सिर्फ जूदी लफ्ज़ आया है, जूदी के साथ पहाड़ का लफ्ज़ नहीं है, इसलिए कश्ती नूह इसी जूदी पहाड़ या इसके आसपास भी मौजूद हो सकती है। अब मसला यह है कि ड्रूपिनार वाली जगह जूदी पहाड़ से तकरीबन 530 किलोमीटर दूर है, इसलिए ड्रूपिनार वाली जगह का जूदी पहाड़ होना बज़ाहिर मुश्किल लगता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सन 1948 में एक कुर्दी चरवाहे ने, जिसका नाम रशीद सरहान था, ये दावा किया कि उसने जूदी पहाड़ पर बकरियां चराते हुए एक कश्ती नुमा शक्ल देखी है जो आज से पहले उसने नहीं देखी, और अभी हालिया ज़लज़ले के बाद ही ये शक्ल नमूदार हुई है। उसके दावे पर उस वक्त कुछ लोगों ने इस जगह का दौरा भी किया, लेकिन वहाँ उन्हें क्या नज़र आया इस बारे में कोई ख़ास मालूमात दस्तयाब नहीं है। चूँकि जूदी पहाड़ एक शोरश ज़दा इलाके में मौजूद है जहाँ पर शाम और इराक दोनों की सरहदें चंद किलोमीटर के फासले पर हैं, इसलिए इस जगह जाना और तहकीकात करना आसान नहीं। ऊपर से यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठंडा है, जिसकी वजह से सिर्फ गर्मियों में कुछ अरसा ही ये जगह बर्फ़ से खाली होती है। इसलिए इस जगह पर भी क्या कोई कश्ती मौजूद है या नहीं, और एक चरवाहे का दावा झूठ था या सच, इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। खुलासा सब बातों का यह है कि तुर्की में जूदी पहाड़ और अरारात के पहाड़ इस वक्त मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान कश्ती नूह के हवाले से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ईसाई तो अपने तौर पर खूब कोशिश कर रहे हैं कि अरारात पहाड़ के दामन में मौजूद कश्ती नुमा शक्ल को कश्ती नूह साबित करके ख़ुद को सच्चे मज़हब का पैरोकार साबित करें, जबकि मुसलमानों की अक्सरियत को इस मसले के बारे में इल्म ही नहीं, तो तहकीकात किस चीज़ की करें। मैंने भी अगर अपनी गाड़ी में पाकिस्तान से आकर इन इलाकों का सफ़र ना किया होता तो शायद मैं भी इन सब बातों से लाइल्म ही रहता। मिज़ोरम से आप सबके नाम, ताहिर महसूद का सलाम। मेरे बैग में आप देख रहे हैं वही वर्कशॉप है जहाँ पर रात को मैं आया था अपना ऑयल चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पता नहीं इनकी सर्विस में फ़र्क है, इन्होंने सही टाइट नहीं किया या क्या हुआ। वो रात को बल्कि सुबह जब हम गाड़ी निकाली तो वो लीक कर रहा था नीचे ऑयल। अभी इसके पास आए हैं, वीज़ा वगैरह हमने ले लिया है, 1.5 घंटा हमारा वहाँ लग गया। अभी इसके पास में आया तो ये कह रहा है कि जी फ़िल्टर में फ़र्क है, साइज़ में छोटा है। तो मैं पाकिस्तान से लाया था फ़िल्टर, वहाँ मैंने जिससे लिया था उसको कॉल किया, कह रहा नहीं साइज़ में फ़र्क नहीं है, और अगर बिल्कुल छोटा भी हो तो लीक नहीं करना चाहिए। तो फिर बहरहाल अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इससे जग करूँ, ज़बान का भी फ़र्क है, दूसरा हमने ईरान जाना है तो टाइम भी कम है, इसलिए इसने कहा कि भाई ये वाला फ़िल्टर ले आओ, तो जो पहले लगा हुआ था। तो अब मैं वो फ़िल्टर ले आया हूँ, अब वो फ़िल्टर लगा रहा है। बहरहाल ऑयल चेंज कराना भी एक सिंपल सी जॉब है, 10 मिनट का काम है, लेकिन पराए मुल्क में अब ये भी एक दर्द सर बन के रह गया। अल्लाह करे अब ये फ़िल्टर जो नया लगा रहा है इसके अंदर मसला ना हो, लीक ना करे, और हम खैर खैरियत से हो आए। तो जुम्मे की नमाज़ भी साथ ही लगी हुई है, मेरे ख्याल में जुम्मा पढ़ लेते हैं जब तक ये ऑयल फ़िल्टर वगैरह चेंज करता है, फिर हम निकलते हैं। आज हमने जाना है बजरगान बॉर्डर, लेकिन सबसे पहले नून इस्लाम वाली कश्ती की जगह वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और आज रात कोशिश करेंगे कि हम तब्रेज़ में अपनी ईरान में पहली रात तब्रेज़ में मिल जाएँ। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में तब्रेज़ की तरफ। तुर्की से ईरान जाते हुए बॉर्डर से चंद किलोमीटर पहले एक तंग सा रास्ता सीधा ड्रूपिनार साइड ले जाता है, जो कि पहाड़ के ऊपर मौजूद है, और इसी वजह से यह रास्ता तंग भी है और टेढ़ा मेढ़ा भी। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही सर्दी भी बढ़ती जाएगी। जब से ये जगह मशहूर हुई है तब से यहाँ बाकायदा रोड भी बनाया गया है, और साथ ही साथ एक नोआ आर्क सेंटर भी बनाया गया है जहाँ इस जगह के मुताबिक मालूमात और चीज़ें रखी गई हैं। बिलाखिर हम पहुंच आए हैं ये जनाब नोआज़ आर्क विजिटर सेंटर। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहाँ पर आकर रुकी थी, जो कुरान में है वो तो जूदी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मूसल का भी आता है, शाम का भी आता है। अब शाम बहुत बड़ा इलाका है, जिस जगह पर हूँ मैं तुर्की में, तो ये पहले शाम का ही इलाका था, जो उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शाम था वो इसराइल, लबनान, इराक़ का कुछ हिस्सा, तुर्की का कुछ हिस्सा और आज मौजूदा शाम,
ये सब मिलकर शाम बनता था। ये शेप आपको नज़र आ रही होगी, करीब जाके दिखा दूँ। ड्रोन अगर ईरानी नहीं ले गए होते ना, मैं आपको ड्रोन व्यू से आपको दिखाता बेहतरीन इसका, सब करीब ले जाके। दूर बहुत है, पैदल हम जाएंगे तो मेरे ख्याल में जा तो सकते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह ये है पहाड़। कैमरा में तो बहुत छोटा नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा ये एरिया बनता है। और ये बज़ाहिर कश्ती का ही शेप नज़र आ रही है, लेकिन करीब जाके देखें तो फिर पता लगेगा। और ये आर्कियोलॉजी वाले ही बता सकते हैं कि ये वाकई कश्ती है या क्या है। खैर लकड़ी अगर बहुत अरसे तक दबी रहे मिट्टी में तो वो पत्थर बन जाती है। आज़ान हो गई मगरिब की। वक्त की कमी के बाइस और ठंड के बाइस हम वहाँ शायद ना जा सकें, आपको दूर से दिखा दें, लेकिन बिल्कुल शेप वही उसका वाला है, कश्ती वाला। और बाकी तो अभी आर्कियोलॉजी वाले ही बता सकते हैं कि वाकई वही जगह है या नहीं है। बहरहाल ये बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ ही है। यहाँ से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर, यहाँ से फेंस नज़र आ रहा है, 3 किलोमीटर पर ही बॉर्डर है। जो लोग भी तुर्की आते हैं तो वो इस्तांबुल और अंकारा वगैरह या कैपेडोकिया वगैरह घूम लेते हैं। ये जगह उनके लिए आना, वहाँ से और फिर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर कोई बाय रोड आएगा उसके लिए बहुत आसानी होगी। तो कोई भी अगर बाय रोड आए तो लाजमन इस जगह को भी बॉर्डर के पास ही है। ईरान से आते हुए मुश्किल से 10 किलोमीटर बाद आ जाएगी ये जगह। तो ये जगह लाजमन एक्सप्लोर करें। और मैं अगर शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी आया तो कोशिश करूँगा कि दिन का टाइम आऊँ और वहाँ करीब जाकर उसको मैं वो करूँ। ये तो इसके बनी हुई है ना बॉर्डर, इसको मैं ज़रा खुरेद के ज़रा देखूँ कि आसार है कोई लकड़ी का या नहीं है। खैर अब इसको तो 10-12 हज़ार साल गुजर चुके हैं। इस अगर वाकई ये कश्ती है तो 10-12 हज़ार साल इस वाक़े को जब ये यहाँ पर आके टिकी होगी तो अब लकड़ी के आसार के लिए जो, लेकिन चले बहरहाल ये तारीख़ी जगह है। और ईरान से क्योंकि बॉर्डर के बाद फ़ौरन इस जगह को एक्सप्लोर करें। और जाते हैं बॉर्डर की तरफ और दुआ कर देंगे ज़्यादा देर ना लगे, बॉर्डर हमारा स्मूथली क्लियर हो जाए। फिर तबरेज़ आते हैं, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ये है जनाब तुर्की का गेट ईरान के साथ जो लगा हुआ है बॉर्डर पर, और सब कुछ क्लियर हो गया जी। इस वक्त मैं ईरान में हूँ और ईरान के शहर बाकू में। यहाँ पर हमने रात का खाना भी खा लिया। पीछे आप देख रहे हैं मेरे होटल रेस्टोरेंट, इसी में हमने रात का खाना खाया है। और खाने ईरान के बहुत ज़बरदस्त है। 2 हफ्ते तुर्की में रह के नान को और रिवायती देसी खानों को हम तरस गए थे, तो यहाँ पर आकर भी रच के खाना खाया है। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी आज काफ़ी स्मूथ रही, लेकिन तुर्की साइड में लास्ट टाइम भी ढीलापन था, इस टाइम भी ढीलापन है। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों सुस्त है इतने। लास्ट टाइम उनका कोई सिस्टम में हैंग था या मेरा क्या मसला था, 5 घंटे मेरे लगा दिए। और इस दफ़ा फिर तकरीबन आधा घंटा मेरा ज़ाया हुआ। वो मेरी एक पेनल्टी थी जो मैंने ओवर स्पीडिंग की थी। 120 लिमिट थी, मैं 125 पे चल रहा था, तो मैंने ओवर स्पीडिंग की थी उसका। फिर वहाँ पर एक बैंक था, बैंक में बंदा नहीं था, आधा घंटा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो वो आधा घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा, वो बंदा नहीं था अपने बैंक के जो उसकी सीट थी उसमें। तो बॉर्डर तो 24 घंटे खुला रहता है बाज़रगान का, लेकिन आधा घंटा उसने मेरा ज़ाया किया। फिर ईरानी साइड पे आ गए तो वो ठीक रहा। बस उन्होंने ये कि सारा सामान निकलवा के स्कैन किया, एक्सरे मशीन से गुजारा। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सरे मशीन से सामान गुजारा है, वरना ना ताफ्तान मिर्जावा बॉर्डर पे कभी सामान चेक हुआ है ना बाज़रगान पे हुआ। इस टाइम शायद हालात की वजह से उन्होंने सारा सामान चेक किया। और तुर्की साइड पे वो पूरी गाड़ी स्कैन करते हैं। जब हम तुर्की एंटर होते हैं तो पूरी गाड़ी स्कैन करते हैं, लेकिन इस टाइम उन्होंने न जाते हुए स्कैन की ना आते हुए स्कैन की। बहरहाल ये कि 3 घंटे में हम बॉर्डर से फारिग हो गए। अभी हम बाकू में हमने खाना खाया है और अब हम जा रहे हैं तबरेज़ की तरफ। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। मर गए किधर है यार ये बंदा? कोई है पंप पे? डॉक्टर साहब पता करें कोई है पंप पे या खुद भरना पड़ेगा? पता करें कोई पंप पे है या खुद भरना पड़ेगा? ईरान में 100 खराबियाँ होंगी, लेकिन इसकी एक ये खूबी जो है ना, ये पेट्रोल वाली एक खूबी सारी खराबियों पर भारी है। तुर्की में तो मर गए हम पेट्रोल भरवा के। 15,000 पाकिस्तान यहाँ तकरीबन 15,000 की टंकी भरती थी। अब यहाँ पर 1,000 रुपए की हम अपनी टंकी भरेंगे
और मौजे करेंगे। है कोई या नहीं है? खत्म है। चलो अगला कोई पंप देखते हैं, अगले पंप से भर लेते हैं। शुक्र है पहुंच आए पंप तक यार, मैं डर रहा था कि रास्ते में बंद ना हो जाए। भर दे टैंकी मेरी या ईरानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त खुशबू है। जी जाता नहाए बंदा यहाँ से। जी टैंकी हमारी भर रही है और अब हम ज़रा पाँव भारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 12:15 हो रहे, 1 बजे तक इंशाअल्लाह तब्रेज़ पहुँच जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तब्रेज़ पहुँच चुके हैं और ये वही होटल है जहाँ पर आते हुए हमने स्टे किया था, कैस्पियन होटल। और यहाँ मौसम कदर बेहतर है बनिस्बत अर्जुरोम के। अर्जुरोम में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ हीटर भी काम कर रहा है, काम तो आ भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पता लग रहा है कि कमरा गर्म है। वहाँ हीटर के बावजूद कमरा गर्म फील नहीं होता था। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हालात कुछ ज़्यादा मज़े के नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ अवॉइड करेंगे बड़े शहरों को। जिस रूट से आए हैं कोशिश करेंगे कि उसी रूट से हम वापस जाएं, या हो सकता है कि कल अली सदर से एक डेस्टिनेशन बढ़ाकर अली सदर से हम होते हुए फिर वापस यज़द और ज़ायदान जाए। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। बॉर्डर पर जो हमारी क्रॉसिंग थी वो काफ़ी स्मूथ रही, सिर्फ थोड़ा तुर्कियों ने टाइम वेस्ट किया, वरना और कोई इतना मसला नहीं हुआ। जिस तरह जाते हुए 4-5 घंटे ज़ाया हुए थे, आते हुए भी इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ और मेरे ख्याल में 3 घंटों में हम सब चीज़ों से फारिग होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे, या हो सकता है यज़द जाते हुए या अली सदर जाते हुए, जो भी सूरत हाल हो, इंशाल्लाह कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और इस चैनल को आप देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। भर दे टैंकी मेरी या ईरानी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त खुशबू है।